बहुत समय पहले की बात है। रायगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा सूर्यसेन बहुत ही नेक दिल और दयालु इंसान थे। उनका राज्य बहुत ही सुखी था। राज्य की प्रजा भी राजा से बहुत खुश थी। सब लोग अपने राजा का सम्मान करते थे। राजा के पास सब कुछ था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। अब राजा की उम्र भी हो चुकी थी। तो एक दिन राजा सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अब उनका उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। कुछ देर सोचने के बाद राजा अपने मंत्री को बुलाते हैं। मंत्री जी, पूरे राज्य में ये घोषणा कर दो, जिसे भी राज्य का उत्तराधिकारी बनना होगा, कल सुबह वो सब लोग महल में उपस्थित रहे। जी महाराज। मंत्री राजा के आदेश अनुसार गांव में अपने सेवकों को संदेश लेकर भेजते हैं। सुनो सुनो सुनो, राजा ने घोषणा की है, जिसे भी राज्य का भावी उत्तराधिकारी बनना है, वो सब कल सुबह महल में उपस्थित रहे। सुनो सुनो सुनो। दूसरे दिन गांव के कुछ नौजवान महल में उपस्थित रहते हैं। तो उन्हें देख राजा, नौजवानों, मैं तुम्हें एक थैली दे रहा हूँ। उसमें कुछ बीज है। 6 महीनों बाद आप सभी मुझे आकर मिलना और अपने अपने पौधे साथ लेकर आना। 6 महीनों बाद हम सब यही इकट्ठा होंगे और तब मैं ये तय करूँगा कि राजगढ़ का अगला शासक कौन होगा। सभी नौजवानों को एक एक बीज की थैली दे दी गई। सब लोग बीज की थैली लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंचे। उन सब में विक्रम नाम का एक गरीब लड़का भी था, जो अपनी माँ के साथ रहता था। सभी नौजवानों ने घर जाकर अपने अपने बीज गमलों में बो दिए और उनकी देखभाल करने लगे। कुछ ही दिनों में पौधे उगने लगे थे, लेकिन विक्रम के गमले में तो पौधों का नामो निशान ही नहीं था। विक्रम हर रोज उसकी बहुत देखभाल करता, बीजों को पानी डालता, लेकिन उसके गमले में पौधा दिख ही नहीं रहा था। लेकिन फिर भी हार ना मानकर विक्रम हर रोज मेहनत करता, अपने बीजों की अच्छे से देखभाल करता। अब ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं। कुछ लड़कों के पौधों पर तो फूल भी आए थे और ये देख विक्रम एक दिन अपनी माँ से, माँ देखो ना, सबके गमलों में पौधे कितने खिल उठे हैं और मेरे बीजों में से तो कोई पौधा ही नहीं आया। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम पूरे 6 महीने तक इस बीज का अच्छे से ख्याल रखो। लेकिन माँ, सब लोग मुझ पर हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। हंसने दो बेटा, तुम सिर्फ अपना काम पूरी ईमानदारी और मन लगा कर करो। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। सबके पौधे अच्छे से लहराने लगते हैं। अब गांव के बुजुर्ग लोग भी विक्रम का मजाक उड़ाने लगते हैं। सभी उसे कहते हैं कि बेकार में मेहनत करता है, लेकिन फिर भी विक्रम ने हार नहीं मानी। विक्रम लगातार उसके बीजों की देखभाल करता रहा और देखते ही देखते 6 महीने बीत गए और राजा ने फिर से सभी को महल में इकट्ठा होने का आदेश दिया। तभी विक्रम सोच में पड़ जाता है, अगर मैं ऐसे ही राजा के सामने गया तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे और कहीं राजा ने मुझे सजा दे दी तो कोई ये नहीं सोचेगा कि सच में मैंने बहुत मन लगाकर मेहनत की है। विक्रम को सोचता देख उसकी माँ ने देख लिया और वो विक्रम से, बेटा, तुम्हारी परेशानी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें राजा के बीज उन्हें लौटाने चाहिए। लेकिन माँ, सब लोग मुझ पर हंसेंगे माँ। नतीजा चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें बीज लेकर वहाँ जाना चाहिए। अगले दिन सभी अपने अपने पौधे लेकर महल में उपस्थित हो गए। सभी के पौधों से महल खिल उठा था। सभी विक्रम की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। थोड़ी ही देर में राजा के आने की घोषणा हुई। सभी शांति से बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में राजा महल में आते हैं और सभी के पौधे देखने लगते हैं कि तभी राजा की नज़र विक्रम के खाली गमले पर जाती है और राजा, अरे क्या हुआ, तुम्हारा गमला खाली क्यों है आखिर? महाराज, मैं इसे रोज पानी डालता था, धूप दिखाता था। मैंने 6 महीनों तक पूरी ईमानदारी से मेहनत की है महाराज, लेकिन इसमें से पौधा उगा ही नहीं। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? विक्रम महाराज। राजा विक्रम की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और बाकी पौधों को देखने आगे बढ़ जाते हैं। सभी पौधों को देखने के बाद राजा सबको संबोधित करते हुए, आप लोगों ने खुद को साबित करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत की। ज्यादातर लोग किसी भी कीमत पर राजा बनना चाहते थे,
लेकिन एक लड़का यहाँ खाली हाथ चला आया। विक्रम, तुम यहाँ मेरे पास आओ। राजा के ऐसे कहते ही विक्रम को सबके सामने जाना कुछ अजीब सा लगा, लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही राजा ने उसके गमले को उठाकर सबको दिखाया तो सभी उस पर हंसने लगे। सब लोग शांत हो जाइए। 6 महीने पहले मैंने आपको कुछ बीज दिए थे और मैंने तुम्हें अपने अपने पौधे अपने साथ लाने को कहा था, लेकिन मैंने आपको जो बीज दिए थे वो सब बंजर थे। आप चाहे उसकी कितनी भी देखभाल करते, उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। लेकिन अफसोस है, आप सबके बीच में सिर्फ विक्रम ही खाली हाथ उपस्थित हुआ। आप सबको उससे कुछ सीखना चाहिए। पहले तो उसने पूरी ईमानदारी दिखाई और लोगों की तरह कुछ न निकलने पर दूसरा बीज नहीं लगाया, और तो और खाली गमला लेकर यहाँ आने का साहस भी दिखाया, ये जानते हुए भी कि लोग उस पर कितना हंसेंगे और उसे अपमानित होना पड़ेगा। राजा के ऐसे कहते ही महल में एकदम से शांति फैल गई और सभी नौजवान एक दूसरे की ओर देखने लगे। मैं घोषणा करता हूँ कि विक्रम ही रामगढ़ का अगला राजा होगा और यही उसकी ईमानदारी का असली इनाम है। राजा की घोषणा सुनकर दरबार में आए सभी प्रजाजन राजा की जय जयकार करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, क्योंकि हमेशा ईमानदारी और सच्चाई की ही जीत होती है। एक समय की बात है, किशनगढ़ नाम के गांव में सोनाली नाम की लड़की अपनी माँ सुधा और पिताजी रमेश के साथ रहा करती थी। सोनाली के माँ पिताजी मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। सोनाली स्कूल में जाती थी। सोनाली को बचपन से ही ड्राइंग का बहुत शौक था। वो पढ़ाई से ज्यादातर वक्त ड्राइंग और कुछ क्राफ्ट्स बनाने में ही बिताती थी। एक दिन सोनाली की माँ सोनाली से, अरे बेटा सोनाली, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ये क्या ड्राइंग करती रहती हो? तुम्हें अपने हालात पता है ना बेटी? माँ, तुम चिंता मत करो, मैं पढ़ाई के साथ ये भी करूँगी और देखना एक दिन बहुत पैसा कमाऊंगी। हाँ मेरी लाडली बेटी, तुम जरूर अपना सपना पूरा करोगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। खाना खाकर सब सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सोनाली स्कूल के साथ साथ अपनी सहेलियों के हाथ तथा अपने आसपास की औरतों के हाथों पर मेहंदी लगाती है। उसके साथ वो अलग अलग प्रकार के ग्रीटिंग्स और क्राफ्ट भी बनाती है। धीरे धीरे कर सोनाली बहुत ही सुंदर मेहंदी निकालने लगती है। एक दिन सोनाली की दोस्त माया उसके घर आती है और वो सोनाली से, सोनाली, मुझे एक शादी में जाना है और हाँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही हाथों से मेहंदी निकालनी है। हाँ माया, जरूर, क्यों नहीं, आओ मैं तुम्हें अभी मेहंदी निकाल कर देती हूँ। सोनाली माया के हाथों पर बहुत ही सुंदर मेहंदी निकाल कर देती है। सोनाली मेहंदी के साथ साथ रंगोली भी बहुत अच्छी निकालती थी। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और सोनाली बड़ी हो जाती है। वो अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेती है और एक जॉब भी करने लगती है। एक दिन रमेश का दोस्त रघु घर आता है। अरे रमेश भाई, घर पर हो क्या? अरे रघु चाचा, आओ ना, बहुत दिनों बाद आना हुआ आपका। अरे सोनाली बिटिया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ चाचा। तभी रमेश वहाँ आता है। अरे रघु, तुम आओ आओ, बहुत दिनों बाद आना हुआ। अरे हाँ भाई, काम में व्यस्त रहता हूँ आजकल। आज कुछ खास काम से आया हूँ तुम्हारे घर। खास काम? अरे हाँ रमेश, मैं सोनाली के लिए मेरे बहन के लड़के का रिश्ता लेकर आया हूँ। सूरत शहर में अच्छी नौकरी करता है और उसके माँ पिताजी गांव में रहते हैं। लड़का बहुत अच्छा है। अगर तुम कहो तो मैं इस रविवार को उसको बुला लेता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मैंने सूरज को खुद देखा है और दीदी को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अच्छा, तो मैं उनको इस रविवार को बुला लेता हूँ। चलो अब मैं चलता हूँ, बहुत काम पड़े हुए हैं। ऐसा कहकर रघु वहाँ से चला जाता है। रमेश और सुधा बहुत खुश हो जाते हैं। अगले ही रविवार सूरज अपने माँ पिताजी के साथ सोनाली को देखने आ जाता है। सूरज को सोनाली देखते ही पसंद आ जाती है और कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद सूरज सोनाली को लेकर शहर चला जाता है। एक दिन सोनाली सूरज से, सूरज,
क्यों ना मैं भी ऑफिस जाना शुरू कर दूं? घर पर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ दिन भर। सोनाली, तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब सोनाली भी ऑफिस जाने लगती है। एक दिन सोनाली के ऑफिस में एक प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम में सोनाली बहुत ही सुंदर रंगोली निकालती है। रंगोली देखकर सोनाली की दोस्त रीता सोनाली के पास आती है और वो सोनाली से, अरे सोनाली, तुम कितनी सुंदर रंगोली निकालती हो। सोनाली, तुम्हें तो मेहंदी भी निकालनी आती होगी। मुझे परसों एक शादी में जाना है, तो क्या तुम मुझे मेहंदी निकाल कर दोगी? हाँ रीता, क्यों नहीं। दूसरे ही दिन सोनाली रीता के हाथों पर बहुत सुंदर मेहंदी निकाल कर देती है। रीता शादी में जाती है। वहाँ की औरतें भी रीता के हाथ की मेहंदी देखकर सोनाली के पास से ही मेहंदी निकालने की सोचती है। दूसरे दिन रीता ऑफिस में आकर सोनाली से कहती है, सोनाली, तुम्हारे हाथ की मेहंदी सबको इतनी पसंद आई कि बहुत सी औरतों ने तुम्हारा मोबाइल नंबर लिया है मुझसे। मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम अपना मेहंदी का पार्ट टाइम काम शुरू करो, तुम्हें बहुत फायदा होगा उससे। थैंक यू रीता, लेकिन ये पार्ट टाइम काम सूरज मुझे नहीं करने देंगे। सोनाली घर आकर रीता ने बताई हुई बातों पर सोचने लगती है और जैसे ही सूरज घर आता है तो उससे, सूरज, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं ऑफिस से आकर पार्ट टाइम मेहंदी का बिजनेस शुरू करूं। अरे सोनाली, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं भी तो अच्छा खासा कमा लेता हूँ और तुम्हें भी तो आराम की जरूरत है। आखिर कितना काम करोगी तुम? दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे ही दिन से सोनाली को मेहंदी के लिए ऑर्डर्स के लिए फोन आने लगते हैं। सोनाली उनमें से कुछ ऑर्डर्स पूरे कर लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सूरज घर आकर सोनाली से, सोनाली, मेरी नौकरी चली गई है, अब कैसा होगा? घर के ईएमआई भी सर पर है। तुम्हारी सैलरी में तो घर का खर्चा निकल तो जाएगा, लेकिन ईएमआई का कैसे करे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना। अब सोनाली ऑफिस से आकर अपने मेहंदी के ऑर्डर्स लेने लगती है। कुछ ही दिनों में सोनाली पूरे शहर में मेहंदी के लिए फेमस हो जाती है। उसे शादी संगीत के बहुत से ऑर्डर्स आने लगते हैं। अब सोनाली अपना जॉब छोड़कर शहर के बीचों बीच एक दुकान लेती है और अपना मेहंदी का बिजनेस करने लगती है। उसकी ये सफलता देखकर सूरज भी बहुत खुश हो जाता है। सोनाली, मुझे लगता था इस मेहंदी से तुम कितना कमा पाओगी, लेकिन मैं जितना कमाता था उससे कई ज्यादा तुम कमा लेती हो। सूरज, मुझे हमेशा से इसमें करियर करना था, लेकिन घर के हालात देखकर मैं कुछ नहीं कर पाई। सोनाली, अब तुम्हें जो करना है वो करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर वो मदद करूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत हो। सूरज सोनाली को गले लगा लेता है और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।